जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज से हमारी ये केजीएफ सीरीज़ जो शुरू हो रही है, ये आपका पीसीएस और आरओ यारो दोनों को कवर करने के लिहाज से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, एक ब्रीफ में आपको चीज़ें कुछ बता देते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम गहराई में जाके टॉपिक को समझेंगे। कई सारे जो पॉइंट होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला एम ये होगा देखना कि हम किसी भी टॉपिक को लेटेस्ट किस जगह तक पहुंचा सकते हैं, क्या उसे करंट से जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जब हम देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग नए नए तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के इसमें लक्ष्य ये है कि आप जो है एक अलग स्तर पे पहुंच के इस कंपटीशन को देखें। हम अलग तरीके से एक अलग स्तर पे जाके तैयारी करें। कुल मिला के इस सीरीज़ का यही लक्ष्य है। जो पीडीएफ है वो बिल्कुल नॉमिनल रेट पे, नाम मात्र के आपके खर्चे पे रखा गया है। बस उसका लक्ष्य इतना है कि आप लोग थोड़ा सीरियसली लेंगे चीज़ों को। फ्री की चीज़ पे उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आता है, और प्लस वो एक तरीके से आपका सपोर्ट है। तो चलिए ठीक है, अपना इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बिल्कुल डेप्थ में। हम पहुंचेंगे टॉपिक को लेके, देखेंगे कि प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, और हमारा धीरे धीरे ये सेशन सीरीज़ आगे बढ़ेगा। आराम से आप लोग देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीज़ों को एंजॉय करिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कब पूछा गया और क्या पूछा गया। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, साइंस से हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। यूबीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया एक सवाल है कि कौन सा इनमें से ऐसा पार्टिकल है, कौन सा इनमें से ऐसा कण है जिसमें आप देखेंगे कि इसका जो ये चार्ज है वो उसके ऊपर ज़ीरो है। यानी कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिस पे जीरो चार्ज है, कौन सा ऐसा कण है जिसका आवेश शून्य है। अब आपके सामने चार पार्टिकल लिखे हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल। देखिए, अगर हमसे कभी भी पूछा जाएगा इस तरह का सवाल तो उत्तर क्या होगा, न्यूट्रिनो। यानी कि न्यूट्रिनो आप नाम से भी देख सकते हैं, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन क्या यही जानना हमारे लिए काफ़ी है? नहीं। अब हम चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। एक चीज़ और, ये पीडीएफ जितने भी होंगी हम पढ़ेंगे तो बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों पीडीएफ में आपको दिखेगा। लेकिन जब आप पेमेंट करके पीडीएफ पाएंगे तो वो अलग से इंग्लिश या सिर्फ हिंदी होगा, और वो बता दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं, वरना जो मेन जय हो स्टडी का टेलीग्राम चैनल पे जब ये वीडियो शेयर होगा उसमें आराम से पेमेंट लिंक होगा। जिनको भी लगता है कि सिर्फ वीडियो से काम हो जाता है, आप सिर्फ वीडियो देखिए। जिनको पीडीएफ की ज़रूरत होगी वो बिल्कुल आराम से जाके वहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यूट्रिनो को समझते हैं अब डिटेल में। अब देखिए, जो पार्टिकल फिजिक्स होता है, यानी कि ये जो कण भौतिकी होता है, फिजिक्स का वो हिस्सा जिसमें हम बिल्कुल परमाणु यानी कि एटम को पढ़ना शुरू करते हैं, कण को समझना शुरू करते हैं। इस पार्टिकल फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, कुछ आपके मौलिक कण होते हैं या प्राथमिक कण होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। कौन से कण या पार्टिकल होते हैं? ये वो पार्टिकल होते हैं जो कि एटम, यानी कि जैसे मान लीजिए ये है आपका परमाणु यानी एटम। उसके अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ कक्ष में घूमता रहता है अपने ऑर्बिट में, और बीच में आपका जो न्यूक्लियस है इसमें आपको क्या दिखेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब ये प्रोटॉन को देखिए, न्यूट्रॉन को देखिए और इलेक्ट्रॉन को देखिए, तो ये आपके जो एटम है यानी कि ये जो आपका परमाणु है उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी उस यानी कि उस एटम यानी परमाणु के भी एक छोटा सा हिस्सा है, उससे भी छोटा टुकड़ा है जिसको आप और नए टुकड़े में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो एटम, जिसको हम कभी समझते थे किसी ज़माने में कि ये एक छोटे पार्टिकल में नहीं टूट सकता, सबसे छोटा यही है हिस्सा जिससे मिल के पूरी दुनिया में हर चीज़ बना है, चाहे वो जीवित हो या फिर नॉन लिविंग हो, जो मरा हुआ हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाद में हमें पता चला कि इस एटम से भी छोटा हिस्सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इस एटम का भी छोटा हिस्सा। अब हम इसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, जब सब एटॉमिक पार्टिकल की बात आती है तो हम इसे बोलते हैं उप परमाणविक कण। ठीक है, हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे इस न्यूट्रिनो को समझ लिए कि कोई चार्ज तो होता नहीं है इसके ऊपर,
तो हम और भी कुछ जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। अब हम और गहराई में आते हैं, यही है आपका न्यूट्रिनो। देखिए ये डायग्राम से चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में क्लियर होंगी। ये न्यूट्रिनो है हमारे सामने। अब हम इसको थोड़ा सा फ्लो डायग्राम से समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, बस फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के जैसा दिखने वाला ये कण है। उसके बाद इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, यानी कोई विद्युत आवेश नहीं होती है इस पे। इसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो भी बिल्कुल शून्य होता है, लगभग जीरो के बराबर होता है। इसको आप मासलेस बोल सकते हैं, द्रव्यहीन बोल सकते हैं। इसके ऊपर आपको किसी भी तरह का मास नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का द्रव्य नहीं दिखेगा। इसका द्रव्यमान क्या होगा, लगभग शून्य होगा। उसके बाद इसे हम घोष्ट पार्टिकल की कैटेगरी में डालते हैं, श्रेणी में डालते हैं। घोष्ट पार्टिकल क्यों डालते हैं? घोष्ट पार्टिकल, घोष्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, जैसे भूत है हमारे सामने, भूत को हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमें लग रहा है घोष्ट है, अदृश्य चीज़ है, बट हम इसे महसूस कर सकते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ असर डाल सकता है। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे कण हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो आपको दिखेंगे तो नहीं, लेकिन उनका असर कहीं ना कहीं हमें बहुत गहराई से समझ में आता है। तब समझ में आता है चीज़ों को जानने के बाद कि उसका असर तो कहीं ना कहीं होता ही होगा, और वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका अस्तित्व भी है। तो हम इस तरीके से इसको घोष्ट पार्टिकल, भूतकण का नाम दे देते हैं। एक बार अगर ये प्रोड्यूस हो गया, यानी न्यूट्रिनो उत्पन्न हो गया, बन गया, तो ये लगभग कभी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इंटरेक्ट का मतलब हो गया कि किसी के साथ तालमेल नहीं है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, किसी के साथ आपको किसी कण, दूसरे कण के साथ न्यूट्रिनो प्रतिक्रिया देते हुए नहीं नजर आएगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, सामने कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस चुपचाप अपना हम एक ही जगह पर पड़े हुए हैं या घूम रहे हैं। तो ये न्यूट्रिनो को हम थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी के बारे में समझ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिनो बनते कैसे हैं, न्यूट्रिनो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपके एजर्शन रीजन, देखिए साइंस इस गहराई पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसे इस बार का आरओ का भी पेपर था, हमें साइंस पे थोड़ी गहराई में उतरना ही पड़ेगा। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हम मैक्सिमम समय पढ़ते ही रहते हैं, वो तो हम 1-2 महीने बाद भी पढ़ के कवर कर लेंगे, लेकिन साइंस के टफ पोर्शन को हम लास्ट में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए अभी से मेहनत करिए और आराम से 2-3 महीने में आप बहुत बेहतरीन स्थिति में होंगे। अब न्यूट्रिनो कैसे बनता है, ये एजर्शन रीजन में अगर हमसे पूछा जाए कि न्यूट्रिनो पे सवाल आया एजर्शन रीजन में, तो हम कैसे उत्तर देंगे? देखिए बहुत आसान है। न्यूट्रिनो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों ही रिएक्शन में बनता है। अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हो, यानी परमाणु विखंडन हो, विखंडन से नाम से ही लग रहा है टूटता हुआ, या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, परमाणु संलयन हो, यानी हमें कोई ना कोई दो कण, दो परमाणु एटम जुड़ते हुए नजर आते हैं परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। और हमें दो परमाणु का, एक परमाणु कण से दो परमाणु कण हमें टूटते हुए नजर आते हैं, किसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु विखंडन में। अब इन दोनों प्रतिक्रियाओं के दौरान आपका न्यूट्रिनो बनता है। तो किसी एक प्रोसेस का नाम अगर दे दिया कि न्यूट्रिनो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन में बनता है, या न्यूट्रिनो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन में बनता है, तो दोनों ही सूरत हाल में ये गलत हो जाएगा। एक और मज़ेदार पॉइंट जो आपको कहीं मेंशन कर सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, कि खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर से हर रोज पास होता है, लेकिन हमें पता तक नहीं चलता। देखिए यहाँ लिखा है कि हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनो, ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो हमारे मानव शरीर से होकर गुजरते हैं, और हमें इसके बारे में भनक भी नहीं लगता। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कभी अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए तो उसको सही मानिएगा, कि यहाँ तक कि आपका जो केला है ना, कुछ फल हैं, जैसे केला ले लीजिए, ये भी न्यूट्रिनो आपका इमिट करता है, ये भी न्यूट्रिनो आपका एक तरीके से उत्सर्जित करता है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम है, देखिए केला में आपको पोटेशियम मिलेगा, और पोटेशियम जो है वो आपके हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सोडियम को कहा जाता है कि वो आपके लिए नुकसानदायक है। जिनके शरीर में बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनको सोडियम ज़्यादा लेने से मना किया जाता है। हालांकि पोटेशियम को हार्ट के लिए बढ़िया माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर समय सही है तो केला ज़रूर खाएं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये कैसे केला न्यूट्रिनो कैसे उत्सर्जित कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक लाइन में समझ लेंगे कि जो आपका इसमें पोटेशियम होता है वो अपने आप उसका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होता है, यानी पोटेशियम की प्राकृतिक रेडियो धर्मिता होती रहती है। इसी से आपको क्या देखने को मिलता है? न्यूट्रिनो। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यही सिंपल सा पॉइंट था ऊपर, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन हमने देखा था ना, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन।
तो ये आप देख रहे हैं परमाणु विखंडन फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब परमाणु संलयन, दोनों ही प्रतिक्रियाओं में, दोनों ही रिएक्शन में, एक्टिविटी में आपको नज़र आ रहा है कि न्यूट्रिनो बनता है। तो फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में सिंपल सा समझ लीजिए कि एक एटम है, सिंगल बड़ा एटम है और छोटे छोटे दो एटम दो परमाणु में टूट गया। यहाँ देखिए दो अलग अलग चीज़ें आई और जुड़कर एक हो गई। ये हो गया परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये हो गया विघटन यानी कि ये हो गया फ्यूजन रिएक्शन। इस डायग्राम को देखने के बाद हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि न्यूट्रिनो, अभी हमने जैसा पढ़ा कि न्यूट्रिनो तो आपका जैसे ही बनता है, उत्पन्न होता है, वो किसी भी दुनिया के और कण के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। लेकिन एक अपवाद और एक्सेप्शन है जो हमें देखने को मिलता है, और वो कौन सा है कि जो न्यूट्रिनो है वो आपका जो पानी के कण हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा रिएक्शन करते हुए नज़र आएगा। और यही एक खुशी साइंटिस्ट लोगों को दे देती है। उनको लगता है कि अगर न्यूट्रिनो पानी के साथ थोड़ा सा भी इंटरेक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, हाय हेलो करता है, पानी के साथ वार्ता स्थापित करने की कोशिश करता है न्यूट्रिनो, तो हम पानी के अंदर कुछ ऐसा मशीन बना दें जिसकी वजह से हम ये समझ पाएँ कि न्यूट्रिनो का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में क्या इसका महत्व है और हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका क्या असर पड़ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना, जो कि एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेटस में पहुंच चुका है, इसने एक घोस्ट मॉलिक्यूलर टेलीस्कोप बनाया पानी के अंदर। अभी हम देखेंगे, यानी चीन ने पानी के अंदर अपना घोस्ट मॉलिक्यूलर एक टेलीस्कोप बनाया इस न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए। ये जो इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने चाइना के बनाया है, इतना बड़ा घोस्ट पार्टिकल को पकड़ने के लिए डिटेक्टर बनाया हुआ है, यानी भूत कण डिटेक्टर बनाया हुआ है, ये लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे समुद्र में मौजूद है। कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये चाइना वालों ने बनाया है। और ये करंट का न्यूज़ है, अक्टूबर के आसपास इससे जुड़ी हुई न्यूज़ आई हुई थी, तो आप इसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। इसका नाम इन्होंने रखा था ट्राइडेंट, और ट्राइडेंट का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, यानी उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप मौजूद था, उसका नाम इन्होंने दिया था ट्राइडेंट। अब ट्राइडेंट को देखने का समय आ गया है। देखिए ये है ट्राइडेंट, 3.5 किलोमीटर के नीचे पश्चिमी आपका प्रशांत महासागर यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। आप ये देख सकते हैं इन्होंने न्यूट्रिनो डिटेक्टर ये मशीन बनाई हुई है, जो कि ये 3.5 किलोमीटर के नीचे है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। क्या नाम है? ट्राइडेंट। किसने बनाया है? चाइना ने। किस लिए बनाया है? न्यूट्रिनो डिटेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि चाइना ने तो बनाया हुआ है, क्या भारत के पास भी अपना इस तरह का कोई न्यूट्रिनो का ऑब्जर्वेटरी है क्या? क्या हमारे पास कोई भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला है? तो इसका उत्तर है खुशी से हाँ है, बन रहा है। कहाँ बन रहा है वो भी हम डायग्राम के साथ देखेंगे, और इससे हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम कितनी गहराई में आ गए, कहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब ये क्या है? एक तरीके का, आप देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं क्या है कि ये जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर का, ठीक है, और इसका नाम ये न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट जो है ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। लगभग 1200 मीटर नीचे गुफा टाइप का बना के उसमें हम अपनी वेधशाला को तैयार कर रहे हैं, भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला को। ये प्रोजेक्ट जो है पोट्टीपुरम गांव है, थेनी जिले में तमिलनाडु के, वहाँ पे बन रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कल को ये उठ कर आया, क्योंकि न्यूट्रिनो देखिए 2011 में पूछ चुके हैं ये लोग, ट्राइडेंट पूछने का इनके पास मौका है, आयोग के पास मौका है इस जगह से सवाल पूछने का। और एक और आपको जगह बताएंगे, 3 सवाल बन सकते हैं जो मिलते जुलते इस टॉपिक से। जहाँ यहाँ तक पहुँचना शायद सबके बस की बात नहीं होगी, लेकिन आप इसको देखिएगा। तो हम क्या इसमें देख रहे हैं कि भारत ने भी एक चाइना की तरह, ट्राइडेंट की तरह एक बनाया है वेधशाला, जिसका नाम है भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला यानी कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। अब ये एक प्रस्तावित कण भौतिकी अनुसंधान मेगा परियोजना है, यानी पार्टिकल फिजिक्स प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय न्यूट्रिनो जो वेधशाला परियोजना है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि 1200 मीटर नीचे गहरी गुफा में जाकर हम न्यूट्रिनो का अध्ययन करें। यह परियोजना उत्तर तमिलनाडु में थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में स्थापित करने का प्रस्ताव है, ये आप देख सकते हैं।
अब हम थोड़े से और नीचे जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, गहराई में समझते हैं। जब हम और जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यही वो हमारा प्रोजेक्ट है। ये देख रहे हैं आप, अब ये कहाँ पर आपका स्थित है, इसमें लिखा हुआ है, ये आपका है बोधी हिल, बोधी पहाड़ी। ये बोधी पहाड़ी जो है ये आपका थेनी ज़िले में है, तमिलनाडु के पोच्चीपुरम गांव के पास। वहाँ पर ये बोधी हिल्स में लगभग ये आप ऊपर हैं 1200 मीटर नीचे। ये हम गुफा करके इसमें बोधी पहाड़ी में बना रहे हैं डिटेक्टर। ये आप देख सकते हैं, ये एरिया वगैरह बाकी लिखा हुआ है, बस दिखाने का मतलब क्या है कि एक आपको डायग्राम से चीज़ें समझ आ जाए कि ये क्या है। चलिए अब हम थोड़े और चीज़ में जाते हैं। देखिए चाइना भी बना रहा है, इंडिया ने भी बना रखा है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा कुछ काम न्यूट्रिनो पार्टिकल को देखने के लिए एक टेलीस्कोप टाइप का हमने अंटार्कटिका के लगभग 2-3 किलोमीटर की गहराई में हमने ये चीज़ बना रखा है। तो हम इसको देखते हैं, ये क्या है, इसका नाम है आइस क्यूब। क्या है, बर्फ़ का क्यूब नहीं, बर्फ़ का क्यूब नहीं बोलिए, आइस क्यूब ही बोलिए। इसका नाम आइस क्यूब है। ये एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जो कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर स्थित है। अत्याधुनिक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जो अंटार्कटिका बर्फ़ की सतह के नीचे गहराई में दबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्यों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, या फिर हम कहें तो विश्व की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो वेधशाला ये है। अब इसको हम देखते हैं आइस क्यूब को। देखिए ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब में लगभग आप सतह पर खड़े हैं। इस सतह से कितना नीचे हमें जाना पड़ रहा है, लगभग 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर नीचे बर्फ़ में शुरू में ये ऐसे तार जैसे ऐसे छेद बना दिए हैं। आप नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर कहीं आइस क्यूब डिटेक्टर है जो बर्फ़ के नीचे, क्योंकि देखिए ये हर वो जगह ऐसे जगह लगाया जा रहा है न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए जहाँ पे आप कहीं ना कहीं पानी को देख सकते हैं। अब यहाँ बर्फ़ भी तो पानी का जमा हुआ रूप है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं न्यूट्रिनो को, क्योंकि न्यूट्रिनो को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है, तो ऐसे ही जगह देखना होगा, क्योंकि दुनिया में वो लगभग किसी भी कण के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है, कोई हाई हेलो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक से उसका मतलब है और वो है पानी से। ये अपवाद के रूप में हम देख रहे हैं। अब आइस क्यूब लेबोरेटरी ये बनाया जा रहा है, सिर्फ आपको समझना है, ये डायग्राम से चीज़ें याद हो जाती हैं। ये एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन नाम है अंटार्कटिका के अंदर, और लगभग आइस क्यूब डिटेक्टर आप देख रहे हैं कितना अंदर है, 2.5 किलोमीटर नीचे। ये उसका डायग्राम है, आइस क्यूब नाम है उसका। अब देखिए एक सवाल था न्यूट्रिनो के ऊपर, हमने इतना कुछ देख लिया तो एक चीज़ और देख लेते हैं। यूपीएससी में कुछ साल पहले एक सवाल पूछा गया था बीटा पार्ट इसी न्यूट्रिनो को लेके। तो न्यूट्रिनो में ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ये न्यूट्रिनो जो है वो कितना वो आपका बीटा डीके जो होता है उससे भी बन पाता है। इस तरह का एक सवाल का पॉइंट था उसमें एमसीक्यू में। तो न्यूट्रिनो का जो निर्माण है वो बीटा 6 से भी होता है, यानी बीटा डीके से भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब बीटा डीके कई बार 1-2 बार काफ़ी साल पहले यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है। तो बीटा डीके से सवाल हो सकता है वो घुमा के पूछ दें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कलर कोडिंग पूछ दिया रजिस्टर का ROERO 2023 में, वो साइंस में बहुत अलग लेवल पे जा रहे हैं। तो हमें भी अलग लेवल पे जाने की ज़रूरत है और बड़े आराम से पहुँचेंगे हम वहाँ पर। तो देखिए बीटा डीके को भी हम देख लेते हैं। जब इतना कुछ देख लिए तो बीटा डीके को छोड़ेंगे। बहुत सिंपल सा हम देखते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीटा डीके क्या है, बीटा भी एक तरह का पार्टिकल, एक तरह का कण है। बहुत अच्छी बात है। अब बीटा डीके 2 तरह का होता है, एक होता है बीटा माइनस, एक होता है बीटा प्लस। बीटा माइनस क्या होता है, अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही आपको समझना है। आपके सामने कार्बन 14 एटम था, 6 प्रोटॉन थे, 7 प्रोटॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन थे, 1 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन हो गए। यानी कि जब बीटा माइनस हुआ तो माइनस किस चीज़ का हुआ, न्यूट्रॉन का माइनस हुआ। यानी न्यूट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटॉन में बनता हुआ नजर आ रहा है। तभी देखिए प्रोटॉन 6 से 7 हो गए और न्यूट्रॉन क्या हो गया, 8 से 7 हो गया। तो आपको एक स्टेटमेंट जारी कर सकता है कि बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन जो है वो आपका प्रोटॉन बन गया। उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हो गया। एंटी न्यूट्रिनो क्या है ना, कि ब्रह्मांड की खूबसूरती क्या है कि हर चीज़ का हर चीज़ के 2 साइड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव, सही गलत, लाइट रोशनी और अंधेरा सब एक साथ आपका अस्तित्व में होता है। तो अगर न्यूट्रिनो पार्टिकल है तो एक तरह का एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी एक अस्तित्व है, हमें उस गहराई में नहीं जाना है। लेकिन एक बार बस डायग्राम देख लीजिए, क्या पता कभी बस ये डायग्राम ही आपको एग्जाम में याद आ जाए और आप उसी से सही कर लें। और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इमिट होता है, उत्सर्जित होता है।
बीटा प्लस डीके क्या है? बीटा प्लस डीके में आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो 6 प्रोटॉन है वो 5 हो गए, यानी कि एक प्रोटॉन तो घटा लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ गया। यानी बीटा प्लस में क्या हो रहा है, प्लस और माइनस जो ये शब्द हो रहा है बीटा डीके के साथ, ये न्यूट्रॉन को लेके है। तो बीटा माइनस, माइनस किस चीज़ का हुआ? न्यूट्रॉन का हुआ, तो न्यूट्रॉन आपका घट गया। बीटा प्लस क्या हुआ? बीटा प्लस आपका हो गया प्रोटॉन, यहाँ पे सॉरी, बीटा प्लस मतलब न्यूट्रॉन और बीटा माइनस मतलब यहाँ न्यूट्रॉन। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बीटा प्लस कि देखिए एक न्यूट्रॉन 4 से 5 हो गया, बीटा माइनस डीके में क्या हुआ 8 से 7 हो गया। तो प्लस माइनस न्यूट्रॉन के हिसाब से हो रहा है। अब जब बीटा प्लस डीके होता है तो इसमें पॉजिट्रॉन भी दिख रहा है। कैसे पता करेंगे? प्लस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। बस खत्म हो गया, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। ये आपके सामने आ गया। अब पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए बीटा डीके मोस्ट कॉमन रूप है रेडियो एक्टिव डीके का, यानी रेडियोधर्मी क्षय में जब भी रेडियो एक्टिव डीके होता है तो बीटा डीके जरूर होता है। जो ऊपर हमें देखने को मिला वो चीज़ जरूर होती है। और ये 2 तरीके से होता है। कैसे? ये आपको सामने दिख गया, इसको पढ़ लीजिए बड़े आराम से कि जब बीटा डीके होता है तो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इमिट करता है और एंटी न्यूट्रिनो आपका कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को इंग्लिश में ये पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि जो बीटा डीके है वो किसी भी रेडियो एक्टिव डीके रेडियोधर्मी क्षय में सबसे सामान्य रूप होता है। ये 2 तरीके से होता है। जब बीटा क्षय होता है, बीटा डीके होता है, तो एक अस्थिर परमाणु नाभिक यानी कि जो आपका एटॉमिक न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तित कर देता है। जैसा हमने ऊपर देखा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को उत्सर्जित करता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है। बहुत आसान हो गया ये चीज़ देखना। और दूसरे प्रकार में अस्थिर जो आपका नाभिक है वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित करते समय एक पॉजिट्रॉन और एक सकारात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं पॉजिट्रॉन को, वो आपका न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है साथ में। ठीक है, और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बीटा कण हैं, याद रखिएगा आप लोग। ये जो पॉजिट्रॉन, अब ये देखिए, ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बीटा पार्टिकल कहते हैं, बीटा कण कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये पीएच वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है ये अब हम लोग बाद में देख लेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक ये का टॉपिक कवर करना था जो आपका हमने काफ़ी डिटेल में देखा। जो टॉपिक पे आपको ना समझ में आए आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, दोबारा से वीडियो में देख लीजिएगा। फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पीएच वैल्यू स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को यहीं से स्टार्ट कर देंगे इस टॉपिक पे जो भी आपको समझ में नहीं आया। अब इसके बाद जो पीएच वैल्यू हमें देखना है इसी टॉपिक का है, इसमें 2 टॉपिक कवर करने हैं, 2 पार्ट में किया जाएगा। दूसरे पार्ट में अब हम लोग गहराई से थोड़ा सा देखेंगे पीएच वैल्यू को। 1 से 2 प्रश्न वहाँ भी आते हैं तो हम डायग्राम के माध्यम से ये भी देख लेंगे पीएच वैल्यू को। कंबाइंड पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, ये एक ही पार्ट में है। ठीक है, यहाँ से पीएच वैल्यू देखने के बाद फिर आपका पीएच वैल्यू का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 2 पार्ट में हमारा साइंस का वीडियो हो जाएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, केजीएफ सीरीज़ देखते रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगले 4-5 महीने में हम लोग बहुत अच्छे स्तर पे होंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों को कैसा लगा, क्या कमी है, कैसे हम लोग उसे और बेहतर बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।